गुड आफ्टरनून बच्चों, सुन पा रहे हो भाई? यस सर। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी। तो कल हमने रोलिंग वाले केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के एग्जांपल देख लिए थे। वो क्वेश्चन किए थे क्या जो एच सी वर्मा वाले बोले थे मैंने? चलो उनको एक बार देख लेना है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आ जाएगी। उनको ट्राई करके अभी लिख लेते हैं। देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ड्यूरिंग कोलिजन्स, है ना। मतलब एक कोलिजन तो हमने पढ़ा था वो मोमेंटम कंजर्वेशन वाले चैप्टर में, एक कोलिजन हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। तो जेई के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। स्कूल में तो इसे कोई नहीं पूछता है, स्कूल वालों को खुद नहीं समझ में आता, कैसे पूछेंगे, है ना। तो लिख लो एक बार, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ड्यूरिंग कोलिजन्स। इसमें जो सबसे पहले तरह के कोलिजन है उसको हम लोग कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और फ्री कोलिजन एंड फ्री कोलिजन। फ्री कोलिजन का क्या मतलब है ये समझते हैं। तो सिचुएशन इमेजिन करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लो, थोड़ा 3D में सोचना। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसमें एक रॉड रखी हुई है ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ध्यान रखना। अगर ये एक्स वाई है तो ऊपर की तरफ जेड होगा, है ना। एनीवे, तो एक रॉड ऐसे रखी हुई है और इस रॉड को कोई पार्टिकल आके ऐसे हिट करता है। ये इसका सेंटर है, ध्यान रखना, है ना। इस तरह से हिट करता है, ठीक। अब क्योंकि ऑनलाइन है तो मैं आपको ये वैसे दिखा नहीं सकता, है ना। नॉर्मल क्लास में होते तो मैं आपको एक्चुअली हिट करके दिखाता कि ऐसे में होगा क्या। बट आप गेस कर सकते हो कि ये रॉड मूव कैसे करेगी। अगर हमने इसको ऑफ सेंटर हिट किया है तो इसका मूवमेंट कैसा होगा रॉड का। हिट करने के बाद यहाँ पे आके पार्टिकल ने हिट किया सेंटर से ऊपर की तरफ, तो इसका मूवमेंट कैसा होगा, आगे का मोशन कैसा होगा। तो क्लॉकवाइज और आगे बढ़ेगी, ये बात ठीक है ना। ये बात समझना, एक तो ये रॉड आगे बढ़ जाएगी, है ना, और दूसरा टर्न कर जाएगी ऐसे, थोड़ी देर बाद ऐसे हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद, ऐसा नहीं टेबल खत्म हो गई, ये मान लेते हैं प्लेन आगे तक है, थोड़ी देर में ये ऐसी भी हो जाएगी। ये समझना इस बात को। तो इसका मोशन कैसा हो रहा है ये बात देखना। मोशन जो है वो ऐसा हो रहा है कि आगे बढ़ रही है और किसके अबाउट घूम रही है। आगे बढ़ रही है, किसके अबाउट घूम रही है, टर्न किसके अबाउट कर रही है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट, बिल्कुल सही बात है, ये बात ठीक है ना। तो अगर कभी हम किसी बॉडी को जो फ्री रखी हुई है, इसका मतलब ये है कहीं पर भी हिंज नहीं की गई है, उसे ऑफ सेंटर हिट करते हैं, सेंटर से हट के हिट करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स मूव करती है। देखो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में आगे जा रहा है सेंटर, और बाकी की बॉडी जो है वो सेंटर के अराउंड क्या करने लगती है, रोटेशन करने लगती है। ध्यान रखना, हमेशा सेंटर ऑफ मास के अराउंड होगा ऐसा, ठीक है। अगर आप इसको सेंटर पे हिट करते, बिल्कुल सेंटर, सेंटर ऑफ मास पे हिट करते, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, कैसा मोशन होता। लीनियर होगा। हाँ बिल्कुल, एकदम सीधा स्ट्रेट जाएगा। मतलब है ना कि पूरी की पूरी रॉड जो होगी वो इस तरीके से मूव करती है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब एकदम स्ट्रेट जा रही होती है ऐसे, कोई रोटेशन नहीं आ रहा होता उसमें। ये बात समझ में आ रही है सबको। अच्छा, अगर हमने इसको यहाँ ना हिट करके यहाँ की तरफ हिट किया होता
तो मोशन कैसा होता, आगे जाती लेकिन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती, ठीक है ना। तो एक तो ये हुआ कि ऐसा होता है, इस बात को हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो कोलिजन है, क्योंकि कोलिजन के केस में हम कहते हैं फोर्स की बजाय क्या लगता है, कोलिजन में फोर्स नहीं लगती, क्या लगता है कोलिजन में फोर्स नहीं लगती, Impulse. क्या, इम्पल्स है ना, Impulse, सही बात है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो तरह के इम्पल्स लग रहे हैं, एक लग रहा है लीनियर इम्पल्स जो बॉडी को आगे बढ़ाता है, और एक लग रहा है एंगुलर इम्पल्स जो उसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करता है, Rotate. रोटेट करता है एक बार, ठीक है ना। तो इस तरह के कोलिजन्स की फिजिक्स को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। अच्छा, अब तो मैं ना यहाँ पे रॉड ऐसे बना रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है वर्टिकल रखी हुई है, ये हमारा प्लेन जो है कौन सा प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये बात समझ जाओगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें, No, sir. ठीक है। तो इसको एक लाल कलर का पार्टिकल ऐसे आके u स्पीड से टक्कर मार देता है। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ क्वांटिटीज हैं जो लिख लेते हैं, सेंटर से ये वाला डिस्टेंस लिख लेते हैं, इसको r लिख देते हैं, ठीक है ना, ये कितना भी हो सकता है, और सेंटर जो है उसको मार्क कर देते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया ये, ठीक है ना, और इसको c लिख देते हैं, ये सेंटर हो गया, सेंटर से डिस्टेंस r हो गया, और रॉड के मास को m कह देते हैं और लेंथ को l कह देते हैं, ठीक है जी। ये सारा डेटा हमने नोट कर लिया। अब टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये होगा कि रॉड विल एक्वायर ए VCM, ये सही है, एंड रॉड विल एक्वायर एन ओमेगा अबाउट द सेंटर, ये बात सही है कि नहीं। अच्छा, पार्टिकल का टकराने के बाद क्या होगा, पार्टिकल टकराया है, ये रहा हमारा पार्टिकल, टकराने के बाद इसका क्या हुआ, फास्ट हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Slow. स्लो हो जाएगा एक बार, ठीक है ना, बिल्कुल। तो स्लो हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी को v लिख देते हैं। अब हमें पता नहीं है v जो है वो आगे है या पीछे, कभी कभी होता है ना चीजें टकरा के वापस चली जाती हैं, है ना, तो वो भी हो सकता है, वो जो होना होगा वो इसके साइन से हमें पता लग जाएगा। अभी वेरिएबल कितने एक बार चेक कर लो हमारे पास, वेरिएबल्स कितने हैं यहाँ पे, वेरिएबल्स जो सॉल्व करने हैं हमें, 3. तीन, तो इक्वेशन भी तीन चाहिए होंगी। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था, छोटा m छोटा u, इसका मास छोटा m है ना, रेड वाले पार्टिकल का, तो छोटा mu लिख दिया हमने इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम में छोटा mv तो रहेगा ही, बड़ा mvcm भी रहेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी, देख लो, कोई दिक्कत इस इक्वेशन में, सर रॉड स्टार्टिंग में रेस्ट पे है। हाँ, रॉड स्टार्टिंग में रेस्ट में, बिल्कुल, है ना। अभी एकदम से चलती हुई रॉड से टक्कर करवाएंगे तो और मुश्किल हो जाएगा ना क्वेश्चन फिर, यस सर। है ना। हालांकि हो सकता है ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बाद में चल के कर सकते हैं, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो, लेकिन अभी फिलहाल रॉड जो है वो इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है, लिख लिया सबने यहाँ तक। सेकेंड इक्वेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, पूरा पूरा लिख लेना, अबाउट सी के अबाउट, सी जो पॉइंट है हमारा रॉड का सेंटर, इसके अबाउट हमने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया। क्यों कराया पहले तो ये समझ लेते हैं, मतलब कैसे कर पाए, है ना, हाउ इज इट पॉसिबल कि एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो आप ये देखो कि जो हमारा पार्टिकल है उसने एक इम्पल्स लगाया होगा, जे कह देते हैं इसको यहाँ पे, सही है। यस सर। तो पार्टिकल को वापस से जे लगा होगा, सही है, एक्शन रिएक्शन। यस सर। इन दोनों जे जो हैं इनका एंगुलर इम्पल्स अबाउट द सेंटर मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट होगा, बोलो हाँ। यस।
तो नेट एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा कि नहीं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल इम्पल्स तो लगा ही नहीं है ना, एंगुलर इम्पल्स 0 है सिस्टम पे, अकेले रॉड पे नहीं, सिस्टम पे, है ना। Yes, sir. ठीक है, तो एक काम कर लेते हैं, अब हम एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं इस फिगर को देख के। ये हमारा एम यू का लाइन ऑफ एक्शन है और ये आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्मॉल एम अबाउट सी इनिशियली कितना हुआ, एम यू आर। गलत तो नहीं लिखा मैंने, देख लो फिगर से। Yes, sir. अच्छा, यही टकराने के बाद एम वी आर हो जाएगा। Yes, sir. और क्लॉकवाइज है, एम यू आर भी क्लॉकवाइज है, एम वी आर भी क्लॉकवाइज है। अगर वी रिवर्स हो गया तो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ, हमारी टेंशन नहीं है वो। अच्छा, रॉड टकराने के बाद क्लॉकवाइज ही रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे मैं रॉड के लिए आई सी एम ओमेगा लिख देता हूँ। बाय द वे, रॉड का आई सी एम कितना होता है अपने सेंटर के अबाउट, ml L by square by 2. 12. एम एल स्क्वायर बाय Square 12, by- ठीक है ना, वो हम ले लेंगे। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई। थर्ड इक्वेशन कोई बता सकता है कौन सी होगी, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचो कोलिजन के बारे में। थर्ड इक्वेशन कौन सी बनेगी, दो इक्वेशन आ चुकी हैं, थर्ड इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी। कोई भी, जब मोमेंटम के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो एक इक्वेशन तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की होती थी, दूसरी इक्वेशन Elasticity क्या होगी? हाँ रेस्टिट्यूशन वाली होगी बेटा, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन, इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखते थे, याद दिलाऊं या याद है सबको, क्या होती थी इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे लिखते थे, Velocity of separation equals to velocity of हाँ उसको किस फॉर्मेट में लिखते थे बेटा, उसको किस फॉर्मेट में लिखते थे हम, क्या माइनस क्या इक्वल टू क्या माइनस क्या। V2 minus U equals to U minus U2. ये लिखते थे ना। तो अब देखो यहाँ पे V2 माइनस V1 कैसे लिखेंगे, पहले तो वो देखते हैं। तो टक्कर खाने वाला रॉड है, टक्कर मारने वाला पार्टिकल है, तो ये 2 है, ये 1 है हमारे लिए, इस बात को देखना। तो जिस पॉइंट पे टक्कर लगी है, ध्यान से देखना, इस जगह पे इसकी नेट वेलोसिटी कितनी है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। VCM तो है क्योंकि पूरी रॉड आगे चल रही है ना, प्लस ओमेगा आर क्योंकि रॉड क्लॉकवाइज घूम रही है। तो इस पॉइंट के पास एक ओमेगा आर आगे की तरफ होगा, इस बात को कंफर्म कर लो एक बार। सर रिपीट कर दीजिए एक बार समझो फिर से, क्या बेटा, होगा? देखो अगर ये पॉइंट यहाँ टकराया होता सेंटर पे तो हम सिर्फ VCM लेते ना, क्योंकि सेंटर सिर्फ आगे बढ़ रहा है। यस सर। लेकिन बाकी सारे पॉइंट देखो, अभी क्या हो रहा है, ये रॉड थोड़ी देर में ऐसी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। यस सर। इसका मतलब जो बाकी के पॉइंट्स हैं वो आगे बढ़े भी हैं और साथ साथ घूमे भी हैं। यस सर। तो इस वक्त उसके पास एक टेंजेंशियल स्पीड भी है ना, ओमेगा आर, जो कि रोटेशन की वजह से है। यस सर। है ना, ये हमने उसमें भी देखा था ना, जब कोई बॉडी चलती हुई रोल करती थी तो उस केस में टॉप मोस्ट पॉइंट की स्पीड VCM प्लस ओमेगा आर आती थी, नहीं आती थी। यस सर। और इस वाले की VCM माइनस ओमेगा आर आती थी। तो ऐसे ही इसके पास भी आगे की तरफ VCM है, तो सबके पास VCM है, और ये घूम रहा है तो सबके पास ओमेगा आर है सेंटर को छोड़ के। तो इस पॉइंट के पास VCM प्लस ओमेगा आर की नेट स्पीड होनी चाहिए। ये बात सही है कि नहीं? सर मतलब यहाँ पर भी हम लोग का रोलिंग हो रहा है क्या? नहीं, रोलिंग नहीं हो रही है बेटा, यहाँ पे हो रहा है, हम कहेंगे लीनियर मोशन
विद एंगुलर मोशन। इसको रोलिंग तो नहीं कह सकते, रोलिंग तो वर्टिकल प्लेन में होती है ना। हाँ सर, लेकिन v ओमेगा r के इक्वल तो रोलिंग में होता नहीं, था। किसने कहा वीसीएम इक्वल टू ओमेगा आर? या तो कहा ही नहीं हमने। हमने तो कहा ओमेगा आर टेंजेंशियल स्पीड है, वीसीएम सेंटर की स्पीड है, दोनों का सम हाँ नेट सर, ठीक स्पीड है, है। ओके। ये कह रहे हैं ना, कहीं नहीं कह रहे हाँ हैं सर, वीसीएम इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है ना, हाँ सर, गॉट इट। पक्की बात। और ये आर वेरिएबल है, हर पॉइंट के लिए आर अलग अलग है। अगर ये कोने पे टकराया होता तो क्या लिखते आर को? L/2. L/2 लिखते हैं, ये बात ठीक है ना। तो V2 हमारा ये हो गया। अच्छा, V1 कितना है? टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी V हो जाएगी, वो V1 हो गया। और U1 माइनस U2, U1 टकराने से पहले था इसका U, और जिस पॉइंट पर टकराया उसकी स्पीड टकराने से पहले 0 थी, तो कुछ भी नहीं। तो हमारी जो थर्ड इक्वेशन है वो क्या हो गई? VCM प्लस ओमेगा आर माइनस V इक्वल टू U। बन गई 3 इक्वेशन। बोलो भाई। यस। अच्छा, एक बार ये पूरा प्रोसेस देख लो दोबारा से, है ना। नोट साथ साथ लिख रहे हो तो उसमें देख लेना, मुझे ऊपर स्क्रॉल करवाना हो तो वो बता देना। और कहीं भी कोई डाउट आए कि हाँ ये वाली बात मुझे फिर से समझनी है, तो एक बार मुझसे पूछ लो। बेसिक जो अंडरलाइन फिजिक्स है वो सिंपल है कि एक रॉड है, रॉड से ऑफ सेंटर आके एक पार्टिकल टकराया, टकराने के साथ साथ उसने क्या किया, एक तो लीनियर इंपल्स दिया जिससे रॉड चलने लगी, और एक एंगुलर इंपल्स दिया जिससे रॉड घूमने लगी। तो हमने क्या किया, हमने 3 इक्वेशन लिख दी। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन बिकॉज नेट इंपल्स 0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन नेट एंगुलर इंपल्स अबाउट c 0 है, एंड इक्वेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। सही है। यस सर। अच्छा, इतना सा बता दो मुझे, मैं ऐसे ही चेक करने के लिए कि है ना बातें समझते भी हो या हाँ मैं हाँ मिलाते हो। अगर ये कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, है ना, समवॉट इन इलास्टिक होता, तो उस केस में कौन सी इक्वेशन में चेंज आता? Third equation. थर्ड इक्वेशन में क्या चेंज आता बेटा? सर E मतलब E मल्टीप्लाई करना हाँ, पड़ता. ई यू करना पड़ता, हमें राइट हैंड साइड पे ई टाइम्स यू लिखना पड़ता। बस इतना ही चेंज होता, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना। No sir. ठीक है, चलो ये हम समझ गए। ये एक बेसिक फॉर्मेट हमारे पास आ गया। क्वेश्चन करके देख लें इस पे सॉल्व। एक रॉड ले लेते हैं, रॉड का मास कैपिटल एम कह देते हैं, लेंथ को एल कह देते हैं। एक पार्टिकल स्मॉल एम मास का है, इस एंड पे आके टकरा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आके टकरा रहा है एंड पे, यहाँ पे ना एकदम ऐसे परपेंडिकुलरली। और ये कहा जा रहा है इफ द पार्टिकल stops after collision find the ratio कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम, यानी कैपिटल एम ओवर स्मॉल एम का रेशियो क्या होना चाहिए सो दैट द पार्टिकल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करे रॉड से और टकरा के रुक जाए। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? जो यस सर। फॉर्मेट हमने ऊपर लिखा है उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करने होंगे वो देख लो और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें कौन सी क्वांटिटी को जीरो लेना है अब मुझे? सर मास के v को। हाँ, छोटे m वाले v को मुझे जीरो लेना है। तो इसका मतलब मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, बता दो। MVCM is equals to MU. कैपिटल एम वी सी एम इक्वल टू स्मॉल एम यू, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन बोल दो क्या बनेगी?
MUR is equal to ICM omega. ml² लिख दो बेटा उसको, हाँ sir. इक्वल टू MUL/2 लिखना ज्यादा ठीक नहीं रहेगा? Yes sir. एंड पे टकरा रहा है ना वाक्य। तो यहां से एक काम कर लेते हैं, इसी को आगे फर्दर लिख देते हैं ऐसे। अगर ऐसा है तो हम ये कह देते हैं कि हमारे पास ओमेगा एल जो है, ओमेगा एल उसकी वैल्यू है 6m/M U। ये सही है कि नहीं? बोलो। Yes sir. ठीक है, लास्ट इक्वेशन लिखवा दो, क्या हुई? VCM प्लस omega r equals to u ओमेगा L/2 इक्वल टू U। ठीक है ना? अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ से VCM लिख देते हैं, VCM को यहाँ पे पुट करते हैं, तो मेरे पास हो गया स्मॉल m/M इंटू U। ऐसा हो गया कि नहीं हुआ? yes sir अच्छा, ओमेगा एल को यहाँ से पुट कर देते हैं, ओमेगा एल को यहाँ से पुट करूंगा तो 3 स्मॉल m/M इंटू U हो जाएगा, इक्वल टू U हो जाएगा। सही है कि नहीं? U कैंसिल हो रहा है, ये बन गया 4 छोटा m/बड़ा M इक्वल टू 1। आंसर क्या आ गया हमारा? 4 हो गया है ना, 4 हो गया ना, m/M की वैल्यू 4:1 हो गया। Yes sir. ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रॉड 4 टाइम्स हैवियर है एज कंपेयर टू द पार्टिकल, तो पार्टिकल टकराने के बाद क्या करेगा? Stop हो जाएगा after स्टॉप हो जाएगा, रुक collision. जाएगा ना, ये बात ठीक है ना, आफ्टर कोलिजन रुक जाएगा, है ना? लेकिन ये तभी है जब वो एंड पे आके टकरा रहा है। अच्छा, ये गैस कर सकते हो अगर रॉड 4 से ज्यादा टाइम्स हैवियर हुई तो क्या होगा? अगर रॉड 4 से ज्यादा टाइम्स हैवियर हुई पार्टिकल से तो क्या होगा? पार्टिकल पीछे मूव हो जाएगा हाँ, टकरा के वापस आ जाएगा। और 4 से कम हैवियर हुई तो क्या होगा? बोलो भाई। टकरा के आगे चला जाएगा टकरा के आगे ही जाता रहेगा। चेक कर लें, इस थ्योरी को चेक कर लें कि ऐसा होगा भी कि नहीं होगा। क्या कहते हो? या मान लोगे कि हाँ ऐसा होगा? क्या चाहते हो? So solve करके देख लेते हैं. सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ज्यादा रेशियो वाला लेना चाहते हो या कम रेशियो वाला, वो बता दो। ज़्यादा. ज्यादा वाला ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिया हमने कि हमारा जो m है वो 6 टाइम्स स्मॉल m कह देते हैं, ठीक है ना? तो अब कंडीशन क्या हो गई हमारी? पहली इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी 6m VCM प्लस mv इक्वल टू mu, है ना? यानी इक्वेशन हो गई हमारी VCM 6 VCM प्लस v इक्वल टू u। सही है? ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन होगी हमारी 6m इंटू L²/12 ओमेगा प्लस MV/L/2 इक्वल टू MU/L/2, सॉरी MU/L/2। ठीक है ना? तो यहाँ से देखो हम क्या क्या गायब कर देंगे। L/2 गायब हो जाएगा एक तो, और M गायब हो जाएगा। तो हमारे पास आया 6 आएगा यहाँ पे, नहीं L/2 गायब हुआ ना, सिर्फ ओमेगा एल आया, ओमेगा एल प्लस V इक्वल टू U। एक बार चेक कर लो, देखो ओमेगा एल प्लस V इक्वल टू U आया क्या?
आ गया ना? Yes, sir. ध्यान रखना हम v के लिए सॉल्व कर रहे हैं, है ना? तो ओमेगा एल हमें एलिमिनेट करना है ना, ताकि v हमारे चेक करना नेगेटिव आया कि नहीं आया। और लास्ट इक्वेशन जो है हमारी वो है VCM प्लस ओमेगा एल बाई टू माइनस वी इक्वल टू यू, ये इक्वेशन है ना। तो यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, VCM को रिप्लेस कर देते हैं, है ना। VCM हमारा कितना है, u माइनस वी है, u माइनस वी से रिप्लेस कर देते हैं। ओमेगा एल को रिप्लेस कर देते हैं u माइनस वी से। सर u माइनस वी अपॉन 6 नहीं होगा? सॉरी, u माइनस वी बाई 6 होगा बेटा, बिल्कुल सही पकड़े हैं। u माइनस वी बाई 6 होगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे होगा u माइनस वी, ओमेगा एल की वैल्यू u माइनस वी प्लस u माइनस वी बाई टू, या सिर्फ u माइनस वी, बाई टू है ना, बाई टू है। एक माइनस वी और लगा देते हैं, इक्वल टू u लिख देते हैं ना। तो अब देखो हमारे पास v वाली टर्म्स कितनी हो गई, है ना। हमारे पास हो गया एक तो u बाई 6 हो गया, प्लस u हो गया, माइनस u हो गया, हाँ u बाई टू हो गया, सॉरी है, u बाई 6 प्लस u बाई टू माइनस u। और यहाँ पे कितना हो गया, v कितना हो गया, v बाई 6 प्लस v बाई टू प्लस v हो गया। सही है, एकदम सही है, देख लो, चेक कर लो। अच्छा, एलसीएम अगर 6 लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3 माइनस 6 अपॉन 6, ये तो हो गया u, और इधर हो गया 1 प्लस 3 प्लस 6 अपॉन 6, ये हो गया v। तो v की वैल्यू कितनी आ गई, देखो 6 6 तो गायब हो जाएगा, 1 3 4 माइनस 2, तो 6 7 8 9 10, तो माइनस u बाई 5 आ रहा है। एक बार चेक कर लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि अगर बड़ा रेशियो लेंगे हम, 4 से बड़ा रेशियो, तो पार्टिकल टकरा के लौट आएगा। समझ गए बात? चलो आगे देखते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ कोलिजन जो हो जाएगा इसी में, वो हो जाएगा परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होगा कोलिजन में, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो बताओ। पार्टिकल रॉड के साथ ही चलेगा। रॉड के साथ स्टिक कर जाएगा, ये बात ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रॉड है, ये हमारा पार्टिकल है, ये पार्टिकल यहाँ इस लाइन के अलोंग आ रहा है, और ये सेंटर है, ये M है, ये U है ना, इधर आ रहा है। और कोलिजन के बाद ये चिपक गया, कोलिजन के बाद ये यहाँ चिपका हुआ होगा, रॉड आगे चल भी रही होगी और घूम भी रही होगी, है ना, ओमेगा से। बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है, वो समझ लेते हैं, है ना। इसको ड्रॉ कर लो एज इट इज, है ना। मैं यहाँ पे ये वाला फिगर जो है इसमें घूमना थोड़ा अलग है, वो मैं चल एनीवे ये ड्रॉ कर लो, फिर मैं एक लाइन लिखवाता हूँ, उसका मतलब समझते हैं। एक बार ड्रॉ कर लो इसको अच्छे से। कर लिया सर। सर फिर पार्टिकल भी घूमेगा उसके साथ? बिल्कुल यार, चिपक गया तो घूमना पड़ेगा ना, उसकी मजबूरी हो गई। अगर रॉड घूम रही है, पार्टिकल रॉड पे चिपका हुआ है, तो घूमना तो उसकी मजबूरी हो गई ना। सही है, नहीं है? यस सर। और देखते हैं, देखो तो यहाँ पे लिखना, देखो आफ्टर द कोलिजन, the rod plus particle system, after the collision the rod plus particle system rotates about the axis, passing through the center of mass of the system,
rotates about the axis passing through the center of mass of the system. और चाहो तो स्पेसिफाई करने के लिए ब्रैकेट में लिख लेना नॉट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड. और इस बात को बहुत अच्छे से समझना. देखो, जब पार्टिकल रॉड पे नहीं टकराया था तो रॉड किसके अबाउट घूमी थी? रॉड के सेंटर ऑफ मास. हाँ, जो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट. ये बात ठीक है ना. लेकिन अब पार्टिकल रॉड के साथ चिपक चुका है तो सेंटर ऑफ मास अब रॉड का सेंटर नहीं रहा. सही बात है ना. Yes, sir. और हमें पता है कोई भी फ्रीली रोटेटिंग सिस्टम हमेशा किसके अबाउट रोटेट करता है? अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट. बोलो भाई. यस सर। Yes, sir. है ना. तो यहाँ पर जो सिस्टम रोटेट करेगा वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम के अबाउट रोटेट करेगा, ना कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड के अबाउट. सही है. Yes, sir. अच्छा, कोई बता सकता है, कोई गेस कर सकता है कि ऐसा क्यों होता है कि व्हेनेवर सिस्टम इज फ्री टू रोटेट, अगर आप उसे रोटेट कराना चाहो तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही रोटेट करता है? ऐसा क्यों होता है? उसमें क्या फायदा है उसका? सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट ही क्यों करना चाहता है वो? किसी और एक्सिस के अबाउट क्यों नहीं कर लेता? गेस करो, थोड़ा दिमाग लगाओ. कोई भी? सर जैसे अगर वो इधर उधर हुआ तो जैसे अगर वो ऊपर हुआ, अगर सेंटर ऑफ मास पे नहीं हुआ तो वो सर जैसे सर एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मेरे पास मेरा एक पेन है, उसमें मैंने की चेन लगा दी। अगर उसको वो सेंटर ऑफ मास में रहेगा तो वो मतलब ज्यादा हिलेगा नहीं और वो बाहर नहीं जाएगा, इसलिए शायद। नहीं, जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डज ए सिस्टम प्रेफर टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस सेंटर ऑफ मास। पासिंग द सेंटर ऑफ मास, है ना. यस उसकी सर। प्रेफर्ड एक्सिस जो है, उसकी पसंद जो है, वो वाला एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है. तो फायदा क्या है सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस में ऐसा? इट रोटेट्स फ्रीली। अच्छा, रोटेट करने में सबसे बड़ी बाधा क्या चीज होती है? कोई बॉडी को रोटेशनल मोशन में लाने में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या होता है? Inertia. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. बिल्कुल सही बात है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट किसी भी सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा होता होगा? मैक्सिमम या मिनिमम? Minimum. मिनिमम होता होगा. ये बात ठीक है ना. दैट्स व्हाई व्हेनेवर अ सिस्टम इज फ्री टू रोटेट, इट चूजेस टू रोटेट अबाउट कौन सा एक्सिस? Center of mass. द वन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. बिल्कुल सही बात है ना. याद रखोगे इस बात को? तो एक बार समझ नहीं आई, बार रिपीट. बेटा समझो ना. देखो, जैसे समझो कि ऐसे मान लो, है ना, हमने कहा कि एक सिस्टम है जिसको हमने ऐसी स्थिति पैदा की कि उसे रोटेट होना पड़ रहा है. ये बात ठीक है? यस सर. ठीक है. अब उसके पास चॉइसेस क्या है? वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है. बट वो कैसे एक्सिस के अबाउट रोटेट करना चूज करेगा? जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत कम हो या बहुत ज्यादा हो? कम हो.
कम हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो रोटेशनल रेजिस्टेंस कम होगा ना, ये बात समझ सकते हो ना? यस हाँ, तो अब हमें बस ये ध्यान रखना है, हालांकि चाहो तो ये एज एन एक्सरसाइज लेके प्रूव भी कर सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम इज मिनिमम अबाउट कैसा एक्सिस जो कहां से पास हो रहा हो, सेंटर ऑफ मास। सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ मास है ना, ठीक है। तो इसको चाहो तो एक बार प्रूव करके देख लेना, है ना। चाहे इसको मैथमेटिकली प्रूव करना चाहो, चाहे लॉजिकली प्रूव करना चाहो, यहाँ लॉजिक ये है, इस वजह से मिनिमम होता है ना। तो एक बार थोड़ा दिमाग लगाना उसमें। एनीवे तो पर फिलहाल लेकिन मिनिमम हाँ बेटा, होता क्यों है? मैं वही तो कर रहा हूँ बेटा, दिमाग लगाओ उसमें। अच्छा चलो एक काम करो, एग्जैक्टली 1 मिनट के लिए दिमाग लगा लो इसमें, है ना। 60 सेकंड, 60 सेकंड के बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ, लगाओ दिमाग। लगा लिया दिमाग? तो कौन बताएगा, कोई भी? एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर लेते हैं ना अभी। इस रिजिड बॉडी में ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है ना, बात समझ रहे हो? सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास के आसपास मैक्सिमम मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है या उससे दूर होता है? आसपास। आसपास, तभी तो वो सेंटर ऑफ मास है ना, ये बात समझ रहे हो कि हम ये कह सकते हैं जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मास है वो सबसे ज्यादा किस पॉइंट के पास है? सेंटर सेंटर ऑफ ऑफ मास, मास। दैट्स व्हाई दैट पॉइंट हैज बिकम द सेंटर ऑफ मास। ये लॉजिक तो बहुत क्लियर है सबको। यानी यस इसका मतलब हुआ सिस्टम का मोस्ट ऑफ द मास अगर इस एक्सिस के पास है तो उस मास का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा ना। दैट्स व्हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज मिनिमम आउट ऑफ एनी पॉसिबल एक्सिस जो कहीं से भी और पास हो सकता है। सही यस सर। है ना। तो आ गया। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है लेकिन हमारे डिस्कशन को बहुत लंबा कर देगा, इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ। अगला से चाहो तो मैं आपको सेंड कर दूंगा वो, ठीक है ना। बट बात समझ में आ गई है? एनीवे तो अब देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो टकराने के बाद देखो क्या है, एक तो हमारे पास सेंटर ऑफ मास जो है इसको लिख देते हैं VCM। ध्यान देना, रॉड का सेंटर यहाँ कहीं, मैं थोड़ा रॉड को लंबा बना देता हूँ, है ना। ये वही रॉड है, लंबी नहीं हुई है, बस सेंटर ऑफ मास कहीं और दिखाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ। यहाँ सेंटर ऑफ द रॉड है और ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है, COM लिख देता हूँ इसको। तो अब VCM से चल रही है, ओमेगा से दौड़ रही है। अच्छा, VCM निकालना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो VCM कितना है, वो है mu/m+n। ये तो हम बहुत इजीली जानते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इक्वेशन में। तो रही बात सॉल्व कैसे होगा बाकी का, तो मान लेते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है सिस्टम का वो यहाँ कहीं पे है और पार्टिकल हमारा ये ऐसे आया था इस तरफ, तो ये डिस्टेंस को r ले लेते हैं। तो MUR लेकर आया था और अब I ऑफ द सिस्टम लिख देते हैं अबाउट दिस पॉइंट सेंटर ऑफ मास इनटू ओमेगा। एक सिंगल इक्वेशन से ये सॉल्व हो जाएगा, ये ध्यान रखना, इसको लिख लो। बाकी मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके समझाता हूँ आपको।
लिख लिया? Yes, sir. चलो एक काम कर लेते हैं, इसको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, है ना, वरना फॉर्मेट याद रखना कोई समझदारी का काम नहीं है। एक रॉड ले लेते हैं, इसका मास m कह देते हैं, और एक पार्टिकल का भी मास m कह देते हैं ना, थोड़ा हमारे लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। वो u स्पीड से एक एंड पे आके टकराता है, हमें बताना टकराने, और आके चिपक जाता है, टकराने के बाद ओमेगा कितना हुआ। सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर ये पार्टिकल आके यहाँ चिपक जाता है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा इस सिस्टम? अगर ये पार्टिकल यहाँ चिपक गया तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? ये तो रॉड का सेंटर है C, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? r/4 पे। r/4 l/4 पे, बार ठीक है ना, ये हो गया एकदम बिल्कुल बीच में, ये क्लियर है? तो ये डिस्टेंस जो हुआ ये l/4 हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो mu l/4 लेकर आया था हमारा पार्टिकल, और अब टकराने के बाद मुझे लिखना है इस पॉइंट के अबाउट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ml²/12 प्लस ml²/16 प्लस ml²/16, और इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मुझे ये बता दो ये क्यों लिखा मैंने, ये 3 टर्म क्यों लिखी, कौन समझाएगा मुझे? सर एक तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से होगा ml हाँ, ये जो पहली 2/12 दो टर्म है ना, ये तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड के अबाउट रॉड का अपना खुद का ml²/12 होता है, और उसमें हमने ये mr² और जोड़ दिया जो कि l/4 के बराबर है, तो ml²/16 वहां से आ गया। क्लियर हो रही है बात सबको? बोलो भाई। No, sir. अच्छा, दूसरा जो पार्टिकल यहाँ आके चिपकेगा वो भी तो सेंटर ऑफ मास से l/4 दूर है ना, Yes, sir. तो उसका Yes. कंट्रीब्यूशन भी ml²/16 हो जाएगा। अब हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ये टोटल कितना हो गया देखो, ये ml²/12 प्लस ml²/8 हो गया। 12 और 8 का एलसीएम 24 ले लेते हैं, ऊपर 5 आ जाएगा ना, और यहाँ पे ml² आ जाएगा और ओमेगा आ जाएगा। यहाँ mu l/4 लिख देते हैं, है ना, क्या क्या गायब कर लेते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई देखो, ये आएगा तो ऊपर 8 आ जाएगा, 8u/5l। एक बार चेक कर लेना, देखो नहीं 6 आएगा ना ऊपर, 6u/5l। चेक कर लो देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। Yes, sir. आ रहा है। बस तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, कर सकते हैं ऐसा। तीसरा टाइप का कोलिजन देख लेते हैं, है ना, हालांकि एक अलग कैटेगरी है कोलिजन्स की जिसको हम कहते हैं हिंज्ड कोलिजन्स। यानी अभी तक हम फ्री कोलिजन पढ़ रहे थे जिसमें रॉड फ्री थी, इस बार रॉड को हम क्या कर कर रख देंगे, इस बार रॉड को क्या कर देंगे, टांग देंगे एक तरह से। हाँ टांग देंगे, ठोक देंगे, जैसे भी लिखना चाहे ना, मतलब कुल मिला के एक हिंज लगा देंगे उसमें। यस सर। ठीक है ना। अच्छा, जब हम टांग देना कहते हैं तो हमें लगता है वर्टिकल प्लेन में है, बट नहीं, अगर हम हिंज लगा दें तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी रख सकते हैं, वर्टिकल यस में भी सर। रख सकते हैं, यस है ना। सर। तो इमेजिन कर लो कि एक टेबल है और इस टेबल के ऊपर हमने एक रॉड को यहाँ हिंज कर दिया है, इस पॉइंट पे एक हिंज लगा दिया है, तो रॉड इसी प्लेन में ऐसे ऐसे रोटेट कर सकती है ना, इस तरीके से। बात समझ गए? अच्छा, अब एक पार्टिकल लाकर इससे टकरा देते हैं, है ना। तो ये हमारा पार्टिकल हुआ, ये u स्पीड से आया और यहाँ कहीं टकरा गया। ये जहाँ टकराया उससे हिंज से दूरी r कह देते हैं, क्योंकि सब कुछ हिंज के अबाउट होना है। अब तो रॉड के मास को m और लेंथ को l कह दो। अच्छा, कोलिजन शुरू में मतलब इलास्टिक ले लेते हैं, बाद में इन इलास्टिक के लिए भी सॉल्व कर लेंगे। ड्रॉ कर लो इसको।
लिख लिए, ड्रॉ कर लिए मतलब। Yes. यस सर। तो अब देखो, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली बात जो समझनी पड़ेगी वो ये है, लीनियर मोमेंटम डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। पहला बात लिखो इसमें, लिखो इन सच कोलिजन्स, जहाँ पे रॉड को हिंज करके रखा गया हो, लीनियर मोमेंटम डज नॉट रिमेन कंजर्व्ड। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में अपने विचार प्रकट करो। लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड क्यों नहीं है? इसका मतलब कोई ना कोई, क्या लग रहा है, External impulse. एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। हमने एंगुलर इम्पल्स, हाँ मतलब एक्सटर्नल इम्पल्स कह देते हैं, ठीक है, वेरी। कौन लगा रहा होगा? हिंज। हिंज, और कौन लगा सकता है? सही बात है ना। तो इसको लिख लेते हैं, इसका रीजन भी लिख लेते हैं। इट इज ड्यू टू external impulse due it is due to the external impulse exerted by the hinge. It is due to the external impulse exerted by the hinge. फिर लिखना however, ये होते हुए भी, however the angular momentum of the system remains conserved about the hinge. The angular momentum of the system remains conserved about the hinge. देखो, हिंज फोर्स लगा रहा है, उससे हमें परेशानी नहीं है, वो फोर्स हिंज से ही पास हो रही है, ये बात सच है कि नहीं है? बोलो भाई। Yes, sir. अच्छा, अब क्योंकि वो फोर्स हिंज से ही पास हो रही है, तो हिंज के अबाउट उसका टॉर्क कितना होगा? 0. जीरो होगा। तो टॉर्क अगर जीरो है, तो ऑल्दो फोर्स तो है, मोमेंटम तो कंजर्व नहीं हो रहा है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रह सकता है ना। क्या कहते हो? Yes. सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बेटा, देखो ऐसा हुआ, हमने ये कहा, पहली बात तो हमने कहा कि हिंज में एक्सर्ट सम फोर्स, हिंज फोर्स लगा सकता है। ये मे भी हम क्यों कह रहे हैं, हम है ना शुड क्यों नहीं कह रहे हैं, है ना, उसका आंसर अभी थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। बट हमने कहा हिंज में एक्सर्ट सम फोर्स, तो हिंज कुछ फोर्स लगा सकता है। अगर फोर्स लगा सकता है तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा? नो। नहीं रहेगा। लेकिन हिंज अगर फोर्स लगा भी दे, तो वो फोर्स पास तो हिंज से ही होगी। बोलो भाई। नहीं, हिंज का फोर्स हिंज से पास होगा कि नहीं होगा? यस सर। होगा। तो उसका टॉर्क अबाउट द हिंज तो जीरो होगा ना, एंगुलर इंपल्स या टॉर्क। हाँ हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अब हमने क्या किया, हमने लिख दिया एम यू आर। देखो एम यू आर जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, ये तो हुआ इनिशियल। अच्छा, टकराने के बाद क्या होगा? टकराने के बाद स्थिति ये हो जाएगी कि हमारे रॉड तो रोटेट कर जाएगी ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज, पार्टिकल हमारा स्लो डाउन करके वी हो जाएगा। तो हमने लिखा एम वी आर प्लस आई एच ओमेगा। आई एच क्यों लिखा? हिंज के अबाउट। इंच के अबाउट लिखा हमने, ठीक है ना, ये बात समझ लेना। तो ये कंडीशन हो गई, ये हमारी इक्वेशन बन गई। अच्छा, बाकी है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली इक्वेशन, वो एज इट इज है, इलास्टिक कोलिजन है। तो टकराने के जस्ट बाद इस पॉइंट की स्पीड कितनी हो गई? ओमेगा आर। भाई जा तो कहीं रही नहीं है, रॉड सिर्फ घूम रही है, प्योर रोटेशनल मोशन में, तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड कितनी है? ओमेगा आर माइनस पार्टिकल की हो गई v इक्वल टू यू। एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, कहानी खत्म। नोट करो इसको।
तो क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे? चलो देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। एक रॉड ले लेते हैं, इसका मास 3m है और लेंथ l है। एक पार्टिकल ले लेते हैं, इसका मास m है, स्पीड u है और एक एंड पे आके टकरा जाता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। इक्वेशन लिखवा दो मुझे, क्या लिखूं मैं? पहली इक्वेशन क्या बनेगी, ये वाली बोलो। m v L l प्लस 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 अब देखो गड़बड़ी हो रही है कि लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं जानते कि वो एंड के अबाउट कितना होता है। तो सन्नाटा छा गया है। 3 ml/3 हाँ, 3 ml²/3 में 3m तो मास है, ml²/3 फॉर्मूला होता है, इनटू ओमेगा इक्वल टू MUL हो जाएगा ये। तो हमारे पास हो गया कुल मिला के V प्लस ओमेगा L इक्वल टू U। एक इक्वेशन ये आ गई। फिर एक इक्वेशन हो गई हमारे पास ओमेगा L माइनस V इक्वल टू U हो जाएगी। अब इन दोनों को सम कर दें तो 2 ओमेगा एल इक्वल टू 2u आ जाएगा। तो ओमेगा एल इक्वल टू यू आ जाएगा और v इक्वल टू 0 आ जाएगा। यानी पार्टिकल टकरा के रुक गया, कुल मिला के ये है। चेक कर लो, देखो एक बार इसको। हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है, मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, हो जाते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हमें अपने आप से पूछना होगा, वो ये है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इस बात को समझना। ये है हाउ मच impulse has the hinge exerted। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। हालांकि जेई मेन तक भी इसको कोई नहीं पूछता है, जेई एडवांस में ही पूछा जाता है ये, लेकिन इस बारे में सोचना है ना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हिंज ने कितना इंपल्स एग्जर्ट किया होगा इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में जो हमने अभी सॉल्व किया है, ये वाला है ना। हिंट में देता हूँ इसमें सोचने के लिए आपको। देखो, अगर ये हिंज नहीं लगा होता तो सेंटर ऑफ मास की एक सर्टेन स्पीड होनी चाहिए थी, बोलो हाँ। Yes, sir. अच्छा, अब अगर हिंज लगा है तो रॉड के सेंटर ऑफ मास की एक अलग स्पीड होगी, बोलो हाँ। यस सर। बिल्कुल सही है। तो उसमें जो चेंज आया होगा वो किसके इम्पल्स की वजह से आया होगा? इंच के। ओके। हाँ, ये समझो ना भाई, देखो क्या था, अगर हिंज इम्पल्स लगा रहा है, ठीक है, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम का पहले का मोमेंटम और सिस्टम का बाद का मोमेंटम में जो फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? इम्पल्स एक्सर्टेड बाय द हिंज की वजह से आ रहा है। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो वो हिंट मेरा आपकी तरफ बस इतना सा है। हिंट ये है कि मोमेंटम ऑफ सिस्टम लिख देते हैं ना, मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कितना था वो लिख देते हैं। इसमें रॉड का तो जीरो है, देखो पार्टिकल का जितना है वो आप समझ ही रहे हो, और आफ्टर लिख देते हैं। आफ्टर में रॉड को ऐसे लिख देना MVCM, ये रॉड का मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और पार्टिकल का तो MV लिख ही दोगे आप, है ना। और फिर डिफरेंस लेना, और ये पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है, मतलब पॉजिटिव आया तो क्या मतलब है, नेगेटिव आया तो क्या मतलब है।
ये कर लेना। अगर इतना कर लो तो एक काम और करना, सेम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। अगर यही सेम सिचुएशन होती 3m कॉमा l, पार्टिकल यहाँ आके टकराता है यानी सेंटर के सामने इस जगह, इंस्टेड ऑफ एंड पे टकराने के सेंटर ऑफ द रॉड के सामने टकराता, इसी कंडीशन में तो सेम आंसर जो है हाउ मच इम्पल्स हैज द हिंज एक्सर्टेड कितना आया होता है ना। ये सॉल्व करके देख लेना। अगला डिस्कशन जो हम करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे कि ये चेंज क्यों आ रहा है और इससे क्या समझ सकते हैं। करोगे, ट्राई कर लेना अपनी तरफ से, टाइम मिले तो, है ना। ठीक है जी, Yes, sir. चलो तो बाकी कल की क्लास में डिस्कस करते हैं। एक बार HC वर्मा ज़रूर ट्राई कर लेना, है ना। Yes, sir. Thank Thank you. you, sir.